नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम अगस्त माह के अंतिम सप्ताह के करंट अफेयर को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम इसके पहले सप्ताह का करंट अफेयर देख चुके हैं और आज हम अंतिम सप्ताह के करंट अफेयर को देखने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो वीडियो पे आप अंत तक बने रहेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सूर्य के अध्ययन के लिए निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्या एआई को विकसित किया है। देखिए, ये जो सूर्या एआई है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एक मॉडल है जो कि सूर्य का परीक्षण करेगा। ठीक है, और इससे जो है विभिन्न प्रकार के हमें शोध अनुसंधान हमें देखने को मिलेगा जो कि मौसम संबंधी, अंतरिक्ष मौसम संबंधी जानकारी जो है हमें प्रदान करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो सूर्या एआई है ना, इसको विकसित करने वाले जो है नासा है। तो नासा और आईबीएम के द्वारा जो है एआई सूर्या का विकास किया गया है। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए, नासा और आईबीएम ने सौर तूफानों की भविष्यवाणी में क्रांति लाने के लिए अभूतपूर्व एआई मॉडल सूर्या का अनावरण किया है। यह हर 12 सेकंड में, ध्यान रखेंगे, हर 12 सेकंड में कई तरंगदैर्ध्य में सूर्य की तस्वीरें लेता है जो बेजोड़ विवरण प्रदान करता है। नासा ने सूर्य पेश किया है जो एक अभूतपूर्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष मौसम को समझने और पूर्वानुमान लगाने में हमारे तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अंतरिक्ष मौसम को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये आप समझिए कि सौर तूफान क्या होता है। तो देखिए, जो सौर तूफान है, जब सूर्य फटता है तो यह आवेशित कणों और चुंबकीय ऊर्जा के विस्फोटों को छोड़ता है जिससे सौर ज्वालय और कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। तो ये जो है आवेशित कण और चुंबकीय ऊर्जा के विस्फोटों को छोड़ता है। इससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, इससे जो है ना हमारे उपग्रह, पावर ग्रिड, जीपीएस प्रणालियों और यहाँ तक कि अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को भी बाधित कर सकता है। तो इसी चुनौतियों से बचने के लिए जो है ना नासा और आईबीएम के द्वारा एआई मॉडल सूर्या का अनावरण किया गया है ताकि उसका अध्ययन किया जा सके बहुत ही आसानी तरीके से, और अध्ययन के अनुसार जो परिणाम हमें प्राप्त होगा उससे हम आसानी से जो सौर तूफान आता है उससे हम बच सके। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी था। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। चलिए अब हम जानते हैं नासा के बारे में। तो नासा की स्थापना जो है ना 29 जुलाई 1958 को होता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो देखिए, भारतीय प्रबंधन संस्थान जो है ये गुवाहाटी में स्थापित किया जाएगा। गुवाहाटी कहाँ है? तो असम में है। तो असम में 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान का स्थापना किया जाएगा। इसके लिए लोकसभा के द्वारा जो है भारतीय प्रबंधन संस्थान गुवाहाटी बिल भी पेश कर दिया गया है। ठीक, IIM गुवाहाटी की स्थापना के बाद यह देश का 22वां IIM होगा। ठीक, इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। गौरतलब है कि असम की आबादी 3 करोड़ से अधिक है, लेकिन यहाँ अब तक कोई IIM मौजूद नहीं था। सरकार का कहना है कि यह संस्थान पूर्वोत्तर भारत की शिक्षा और समग्र विकास में अहम भूमिका निभाएगा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, देश का 22वां IIM जो है कहाँ स्थापित होने वाला है? तो गुवाहाटी में। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन लाया गया है ना, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। देखिए, कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है जो भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोप में कम से कम 30 दिनों तक लगातार हिरासत में रहने वाले पीएम, सीएम, केंद्रीय या राज्य मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान करता है। तो देखिए, हाल ही में लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है ना 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो है पेश किया गया है और इसे ध्वनि मत से पारित भी कर दिया गया है और संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा जो है जांच के लिए भी इसे भेज दिया गया है। तो देखिए, ये जो संविधान संशोधन विधेयक है, इसमें क्या होगा कि यदि कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, तो इसे यदि 30 दिन तक जो है हिरासत में रखा जाता है तो उसे अपने पद से त्याग देना पड़ेगा। और यदि वो अपने पद से त्याग नहीं देते हैं ना, तो 31वां दिन स्वतः ही वो अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है। आपको पता ही होगा कि राजनीति में कितना ज्यादा जो है हम अपराधों को देखते हैं। तो यहाँ पे कई ऐसे मुख्यमंत्री है, मंत्री है जिनके ऊपर जो है केस चल रहा है। ठीक, तो ये बहुत ही जरूरी था इस तरह का विधेयक को लेकर आना। आपको पता ही होगा कि अभी पिछले समय
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है ये जेल से ही सरकार को चलाए थे। ठीक है, अब बाद में बहुत समय बाद जो है वो अपना पद त्याग दिए थे। तो इसी चीज से जो है बचाने के लिए यह संविधान संशोधन विधेयक जो है सरकार के द्वारा लाया गया है, ताकि ऐसे आपराधिक मामलों में जो है यदि 30 दिनों तक बेल नहीं मिलता है तो उसे अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। चलिए, अभी मैंने आपको बताया कि इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है और संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। ठीक, देखिए इसमें यह प्रावधान है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री या राज्य सरकार के मंत्री किसी भी गंभीर आरोप में अगर गिरफ्तार होते हैं और 30 दिन तक उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो उन्हें उनके पद से मुक्त कर दिया जाएगा, और यदि वो अपने स्वयं त्याग पत्र नहीं देते हैं तो 31वां दिन जो है स्वतः मुक्त हो जाएगा। देखिए, इस विधेयक के आने से जो है ना 3 संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। पहला अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 239A। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ ये जो अनुच्छेद है आप इस अनुच्छेद को भी अध्ययन कर लीजिएगा। चलिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 239A किससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? देखिए, इस बार 2025 में ये दूसरा नेशनल स्पेस डे है जो कि मनाया गया है। इससे पहले जो है 2024 में मनाया गया था। ठीक है, और ये जो नेशनल स्पेस डे है ये 23 अगस्त को जो है मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। क्योंकि 23 अगस्त को जो है चंद्रयान 3, याद रखेंगे, चंद्रयान 3 जो है 23 अगस्त को जो है चंद्रमा पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग किए थे, और सॉफ्ट लैंडिंग करने की वजह से ही इस तिथि को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाए जाने का केंद्र सरकार का निर्णय है। ठीक है, देखिए इस बार जो इसकी थीम था आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। तो हर साल जो है कोई न कोई दिवस इसी थीम पर मनाया जाता है। तो इस बार यह जो थीम था आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। ठीक, याद रखेंगे। पहली बार 2024 में इसका आयोजित किया गया था, मतलब इस दिवस को मनाया गया था, और इसकी घोषणा 2023 में हुई थी। ठीक है, देखिए क्यों मनाया जाता है तो मैंने आपको बताया 23 अगस्त 2023 को जो है चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग किया था, और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत जो है चौथा देश बन गया इससे। और यह जो चंद्रयान है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास जो है सॉफ्ट लैंडिंग किया था। तो दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की वजह से जो है यह विश्व में पहला देश बन गया है जो दक्षिणी ध्रुव पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग किया है। और याद रखेंगे जिस स्थान पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है, ठीक है, तो उस स्थान को जो है शिव शक्ति नाम दिया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखेंगे शिव शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो देखिए भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य जो है ये केरल बन गया है। देखिए इसमें जो है राज्य के प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को कंप्यूटर चलाना और इंटरनेट का उपयोग सिखाया गया है। ठीक है, यदि प्रत्येक परिवार में एक सदस्य जो है डिजिटली साक्षर है तो हम इस तरह से यह मानेंगे कि पूरा राज्य जो है डिजिटल रूप से साक्षर हो गया है। आपको पता होगा कि भारत में ऐसे कई क्षेत्र हैं, ऐसे कई गांव हैं जहां जो है आज भी मोबाइल से लोग जो है वंचित हैं, खासतौर पर ये दूरस्थ अंचल क्षेत्र में या जनजातीय क्षेत्र में। तो याद रखेंगे इसमें जो सदस्य हैं ये 5 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 21 अगस्त 2025 को इसकी आधिकारिक घोषणा की है। यह उपलब्धि 2023 में शुरू किए गए डीजी केरलम कार्यक्रम के तहत मिली है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत को विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो देखिए विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को 41वां स्थान प्रदान किया गया है। और यह जो रिपोर्ट जो है इसका जारी करने वाला है अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान। ठीक, इसमें जो यदि हम टॉप की बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर जो है स्विट्जरलैंड है। इससे पहले भारत को 2024 में जो है 39वां स्थान दिया गया था। शीर्ष 3 अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड टॉप पर है, उसके बाद सिंगापुर और तीसरे नंबर पे हांगकांग है। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स को भी देख लेते हैं जो एक ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है भारत 77वां स्थान पर है, जबकि सिंगापुर जो है प्रथम स्थान पर है।
जेंडर गैप रिपोर्ट में जो है भारत 131वां स्थान पर है, जबकि आइसलैंड जो है प्रथम स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत जो है 115वें स्थान पर है, जबकि आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। सतत विकास लक्ष्य, इसमें भारत जो है 99वें स्थान पर है, फिनलैंड टॉप पर है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पर है, स्वीडन प्रथम स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है और डेनमार्क प्रथम स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत 118वें स्थान पर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत 14वें स्थान पर। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत 191वें स्थान पर। करप्शन इंडेक्स 2025 में भारत 96वें स्थान पर। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत 38वें स्थान पर और वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत जो है 105वें स्थान पर है। देखिए, इसमें से कई जो इंडेक्स है वो पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, हर साल किसी न किसी एग्जाम में हमें देखने को मिलता है, जिसमें से जेंडर गैप रिपोर्ट 2025, वैश्विक शांति सूचकांक 2025, सतत विकास लक्ष्य 2025, वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग 2025, करप्शन इंडेक्स 2025, वैश्विक भुखमरी सूचकांक। तो ये जो टिक किया गया जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है उसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस शहर में भारत के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स शोकेस सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए, आने वाले समय में जो है नई दिल्ली में जो है सेमिकॉन इंडिया 2025 का चौथा संस्करण का जो है आयोजन किया जाएगा। इसका जो आयोजन तिथि होगा ये 2 सितंबर से 4 सितंबर के मध्य जो होगा, ठीक है, याद रखेंगे कहाँ होगा, तो नई दिल्ली में। आयोजन का जो उद्देश्य होगा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में देश की बढ़ती क्षमताओं और महत्वाकांक्षाओं को जो है प्रदर्शित करना है। आपको पता होगा कि भारत जो है 2025 के अंत तक अपना खुद का सेमीकंडक्टर चिप्स लॉन्च करने का जो है लक्ष्य रखा है, ठीक है, और इसी के तहत जो है यह जो सम्मेलन है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अनिश दयाल सिंह को जो है नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए, भारत सरकार ने मणिपुर कैडर के 1988 बैच के अनुभवी आईपीएस अधिकारी अनिश दयाल सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का जो गठन है 1998 में हुआ था, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद किया गया था, ठीक। यह जो है भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है, ठीक है। तो ये जो अनिश दयाल सिंह जो है ये उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। यदि हम बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का, तो ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल है, ठीक है। तो अजीत डोभाल जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है और अनिश दयाल सिंह जो है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो संस्था है राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन के लिए जो है भारत का सर्वोच्च निकाय है, यह सर्वोच्च संस्था है। अब यदि हम कुछ नियुक्ति की बात करते हैं जो हाल ही में हुई है, जिसमें से प्रमुख है टाटा सन्स के निदेशक नोएल टाटा, भारतीय सेना के उप सेनाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक संजय सिंघल, रॉ के प्रमुख जो है पराग जैन, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है विजय किशोर राहटकर है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार, 52वां मुख्य न्यायाधीश जो है BR गवई, इसरो के प्रमुख जो है वी नारायणन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव जो है निधि तिवारी है, संघ लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष जो है अजय कुमार है, आईवी के प्रमुख जो है तपन कुमार डेका है और DRDO के प्रमुख जो है समीर वी कामत है। तो ये प्रमुख नियुक्तियां है, इसे भी आप याद रखिएगा, जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष जो है अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी। यदि हम भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है 25 फरवरी 1949 को होती है, मुख्यालय नई दिल्ली है और अध्यक्ष जो है अजय सिंह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है, यह किस राज्य में है। तो देखिए, सुंदरबन टाइगर रिजर्व बहुत ही फेमस है, आप सुंदरबन डेल्टा के बारे से सुने ही होंगे। ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा जो है डेल्टा है। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व इन्हीं से ही प्रेरित है यह जो नाम है, और यह जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल का सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है
भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, इसके यदि हम कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं 3629.65 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बाद जो है दूसरे स्थान पर है। यदि हम नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व की कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है 3727.82 वर्ग किलोमीटर। यदि हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं तो भारत में वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व है, जिसमें से 58वां टाइगर रिजर्व जो है ये माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और हाल ही में ये बना है। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और एकमात्र मैंग्रोव आवास है जहां बाघ प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं वर्ल्ड टाइगर डे का तो ये 29 जुलाई को प्रति वर्ष मनाया जाता है और भारत सरकार के द्वारा जो है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया है। चलिए अगला एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत जो है हाल ही में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और इस तरह भारत में अब तक कुल 5 खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत जो है खेलों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें से खेलो इंडिया विंटर गेम है, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम, खेलो इंडिया बीच गेम, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। तो ये 5 खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत जो है ये 5 खेलों का आयोजन किया जा चुका है। आने वाले समय में 5 और खेलों का आयोजन किया जाना है, जो कि 2025 में ही आयोजित होगी, जिसमें से खेलो इंडिया ट्रैवल गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम। तो इस तरह से कुल 5 और खेलों का आयोजन किया जाएगा खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत। तो देखिए हाल ही में जो है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, इसमें प्रथम स्थान पर जो है पदक तालिका में मध्य प्रदेश राज्य है। यदि हम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की बात करते हैं तो जम्मू और कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था 21 और 23 अगस्त 2025 को। देखिए इसमें मध्य प्रदेश 10 गोल्ड 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज सहित जो है 18 पदक जीतकर प्रथम स्थान पर है, जबकि ओडिशा दूसरे स्थान पर और केरल तीसरे स्थान पर है। इस खेल का जो शुभंकर था हिमालयन किंगफिशर है। ठीक, याद रखिए। आप यहाँ पे मेडल टेली को भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो देखिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का जो प्रमुख है वो है रजित पुन्हानी। तो रजित पुन्हानी जो है बिहार कैडर के 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं। फसाई की यदि हम बात करते हैं स्थापना का तो देखिए फसाई का फुल फॉर्म जो होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये केंद्र सरकार के अधीन एक प्रमुख संस्था है जो खाद्य सुरक्षा मानक तय करता है और खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो कार्य को जो है ये देखते हैं। इसकी स्थापना जो है सितंबर 5, 2008 को होता है। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल से संबंधित जो है इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। किसने 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब जीता है? तो 134वें डूरंड कप 2025 के खिताब की बात करते हैं तो इसके विजेता जो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब जो है ये फाइनल मैच में डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को जो है 6-1 से हराकर जो है लगातार दूसरी बार जो खिताब अपने नाम किया है और लगातार दूसरी बार खिताब जीतने वाले जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब जो है ये 25 वर्ष के बाद ऐसा करने वाले पहले टीम बन गए हैं। इसका जो फाइनल मैच जो है कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में जो है आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अभ्यास मैत्री भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो अभ्यास मैत्री जो है भारत और थाईलैंड के बीच जो होने वाला जो है वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 14वां संस्करण जो है इस बार हुआ है। ठीक है, कब से कब तक? तो 1 से 14 सितंबर 2025 तक यह जो है इसका आयोजन जो है अभ्यास का भारत में हुआ है। भारत के मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया है। पिछला संस्करण की हम बात करते हैं तो थाईलैंड के टाक प्रांत में जो है इसका आयोजन किया गया। कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास की बात कर ले तो सिनेक्स जो कि अभी आयोजित हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच जो है नौसैनिक अभ्यास है। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच। वरुण और गरुण ये तीनों के तीनों भारत और फ्रांस के बीच जो होता है। जापान
अब भारत के बीच जो है शिशु मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, ये तीनों भारत और जापान के मध्य होता है। जाइमेक्स भारत और जापान के बीच, ये चारों जो है भारत और जापान के बीच जो है होने वाला प्रमुख युद्धाभ्यास है। तो इतना युद्धाभ्यास को भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है? तो अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला अभी हाल ही जो देश बना है वो है नेपाल। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो है ये बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों को जो है संरक्षण और संरक्षित करने के लिए जो बना हुआ प्रमुख संस्था है। ठीक, नेपाल 24 अगस्त 2025 को फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके इसमें जो है शामिल हो गया है। नेपाल के भूभाग में हिम तेंदुआ, बाघ और सामान्य तेंदुआ पाया जाता है, जिससे जो है इन बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करता है। आपको पता होगा कि भारत में जो है तेंदुआ विलुप्त हो चुका था और कुछ वर्ष पूर्व ही भारत सरकार के द्वारा जो है दूसरे देश अफ्रीकी देशों से जो है जैसे कि नामीबिया देश से जो है तेंदुआ को जो है इंपोर्ट किया गया है। ठीक, और इसे जो है मध्य प्रदेश में रखा गया है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं बड़ी बिल्लियों की, तो बड़ी बिल्लियों की प्रजाति में जो है कुल 7 प्रमुख प्रजाति आती है, जिसमें से बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा है। तो इन्हीं के संरक्षण के लिए जो है वैश्विक रूप से जो है अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का गठन किया गया है। ठीक, याद रखेंगे। यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, ये 5 जो है बड़ी बिल्ली पाई जाती है, जिसमें जगुआर और प्यूमा जो है भारत में नहीं पाई जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्यूमा है और ये जो है जगुआर है। तो देखिए जगुआर, लियोपार्ड, चीता, ये तीनों लगभग एक जैसा ही दिखाई देते हैं, जबकि प्यूमा और सिंह की बात करते हैं लायन का, तो ये लगभग एक जैसा दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वियतनाम और चीन जिस तूफान की तैयारी कर रहे हैं उनका नाम क्या है? ठीक है, तो यह जो तूफान जो है तूफान काजिकी है, जो कि वियतनाम और चीन में भारी मात्रा में तबाही मचाने वाला है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और इसी चीज से बचने के लिए है चीन और वियतनाम के द्वारा जो है वहां के नागरिकों को वहां से विस्थापित कर रही है, सुरक्षित स्थान पर लेकर जा रही है, ताकि इस भयंकर तूफान से जो है बचा जा सके। देखिए वियतनाम ने थान हुआ, क्वांग त्रि, ह्यू और डानंग जैसे मध्य प्रांतों से लगभग जो है 6 लाख लोगों को निकालने की योजना बनाई है। इस तूफान की यदि हम गति की बात करते हैं तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इसका नामकरण जो है जापान के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए अहमदाबाद में जो है हाल ही में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं चेहरे से ही आप पहचान सकते हैं ये ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं इंग्लिश में, के उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये भारत के राजीव रंजन है, जिसे जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो राजीव रंजन को जो है 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। यदि हम इनके बारे में बात करें तो ये जो है केंद्रीय बैंकिंग में 35 से अधिक वर्षों के साथ अनुभव लिए हुए हैं और आरबीआई में कार्यकारी निदेशक और मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण योगदान भी दे चुके हैं। तो ये भारत की उपलब्धि की बात है कि भारत से कोई जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा के जो है उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो ये ब्रिक्स संस्था के द्वारा बनाया गया प्रमुख बैंक है। और यदि हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स जो है ये मुख्य रूप से 5 देशों से मिलकर बनाया गया है और वर्तमान में इसमें जो है कुल 11 देश जो है शामिल हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी इस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित जहाज है। तो आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी की बात करते हैं तो ये प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है निर्मित जहाज है। ठीक, ये पहली बार है कि 2 जहाज को जो है एक साथ जो है पानी में उतारा गया है। ठीक है, और ये जो है भारत के सामरिक क्षेत्र को जो है महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करेगा। 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना में आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को शामिल किया गया है। ये दोनों जहाज नीलगिरी क्लास स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं
और प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है। इसमें अत्याधुनिक स्टील तकनीक, ऑटोमेशन और मल्टी रोल कॉम्बैट क्षमता मौजूद है। यह भारत की स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण क्षमता में एक बड़ी मील का पत्थर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री की हम बात करते हैं तो चंद्रबाबू नायडू है, और वही सबसे कम अमीर की बात करें तो ममता बनर्जी है। देखिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के द्वारा जो है हाल ही में रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें कई अलग अलग शीर्षक में रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें से प्रमुख शीर्षक है सबसे अमीर मुख्यमंत्री। तो सबसे अमीर मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू है, और चंद्रबाबू नायडू जो है 913 करोड़ की संपत्ति के साथ जो है सबसे अमीर मुख्यमंत्री है। इसके बाद जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी सबसे कम संपत्ति के साथ जो है निचले स्थान पर है। इनके पास जो है 15,38,000 रुपए मात्र है। ठीक है, इस रिपोर्ट से एक और पता चलता है कि भारत के 40% मुख्यमंत्री पर जो है आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें से यदि हम बात करते हैं तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो है सबसे ज्यादा जो है आपराधिक मामला जो है इन पर ही दर्ज है। अगला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस भारतीय राज्य में होगा? तो फिडे वर्ल्ड कप 2025 की हम बात करते हैं तो ये गोवा में होने वाला है। कब होने वाला है? तो 30 अक्टूबर से 27 नवंबर के मध्य जो है यह जो है वर्ल्ड कप भारत में होगा। तो देखिए, ये जो फिडे वर्ल्ड कप है ये शतरंज के क्षेत्र में जो है प्रमुख वर्ल्ड कप है। ठीक है, यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें 90 से अधिक देशों के 206 खिलाड़ी जो है इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है, इसकी स्थापना जो है, यदि हम फिडे की स्थापना की बात करते हैं, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है और शतरंज के क्षेत्र में शीर्ष निकाय भी है। इसकी स्थापना जो है 20 जुलाई 1924 को होता है। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान अध्यक्ष जो है आर्कोडी डोरकोविच है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शहर में हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो देखिए, हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन जो है राजगीर में किया जाएगा। ये जो राजगीर शहर है ये बिहार में है। ठीक है, तो बिहार के राजगीर में हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन किया जाएगा अगस्त 29 से सितंबर 7 तक। इस टूर्नामेंट की बात करते हैं तो इस टूर्नामेंट में भारत से कुल 8 टीम भाग लेने वाली है। ठीक है, FIS की हम बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है। इसका मुख्यालय लाजेन स्विट्जरलैंड है। स्थापना 7 जनवरी 1924 को होता है। अध्यक्ष तैयब इकराम है। हॉकी इंडिया की बात करें जिसकी स्थापना 2009 में होता है। अध्यक्ष दिलीप तिर्की है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो हॉकी इंडिया जो है भारत सरकार के द्वारा स्थापित जो है प्रमुख शीर्ष संस्था है जो कि हॉकी खेल से संबंधित है, जबकि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थित शीर्ष संस्था है। यदि हम आगामी खेल प्रतियोगिता की बात करें तो देखिए, आने वाले समय में 2026 में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, जो कि इंडिया और श्रीलंका के द्वारा जो है संयुक्त रूप से मेजबानी किया जाएगा। वही ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है इंडिया में आयोजित होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इसका आयोजन हो चुका है भारत और संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में। फिडे चेस वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है, गोवा में होगा। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 USA, मैक्सिको और कनाडा के संयुक्त मेजबानी में होगा। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 ब्राजील में होने वाला है। 17वां मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025 संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला है। विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन जो है चीन में होने वाला है। ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 बैंकॉक थाईलैंड में होने वाला है। पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप जो है सऊदी अरब में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 28 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री जन धन योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के जो है 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं और प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वित्तीय समावेशन की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। यदि प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करें तो 28 अगस्त को जो है इस योजना का जो है शुभारंभ हुआ था और वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है। इसका उद्देश्य व्यापक वित्तीय समावेशन लाना, देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गगन मिशन यान के तहत। ठीक है, आपको कमेंट में उत्तर देना है कि गगनयान मिशन जो है भारत सरकार के द्वारा या इसरो के द्वारा जो है किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए गगनयान मिशन के तहत पहला एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण IADT-1 किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो देखिए इसका जो
संचालन करता है वो है इसरो है। आपको पता होगा कि इसरो के द्वारा जो है गगनयान मिशन जो है आने वाले समय में प्रारंभ किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो है 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 3 अंतरिक्ष यात्रियों को जो है इस ऊंचाई पर लेकर जाना है और सुरक्षित वापस धरती पर लेकर आना है। तो जब सुरक्षित वापस धरती पर लेकर आया जाएगा तो ऐसे में बहुत ही जरूरी होगा कि जब रॉकेट के द्वारा धरती की वायुमंडल में प्रवेश किया जाएगा तो ये जो है ध्यान रखेंगे इसी में क्रू मेंबर जो है बैठते हैं, तो इसे वापस सुरक्षित धरती पर लाया जाए। तो इसे सुरक्षित वापस में धरती लाया जाएगा तो इसे पृथ्वी के वायुमंडल में जो है इसे छोड़ दिया जाएगा और ये अपनी गति को कम करते हुए, ठीक है, देखिए पैराशूट के माध्यम से गति को कम करते हुए जो है ये सागर में जो प्रवेश करेगा और इस तरह से इसमें बैठे जो 3 अंतरिक्ष यात्री जो है वो सुरक्षित धरती पर वापस लौट आएंगे। तो इसी के लिए जो है इस परीक्षण को किया जाना बहुत ही जरूरी था। देखिए इसका जो उद्देश्य था यह सुनिश्चित करना कि गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए डिजाइन किया गया पैराशूट सिस्टम वास्तविक परिस्थितियों में मजबूती से काम करे। ठीक है, तो गगनयान मिशन के तहत जो है 3-4 चरण में जो है परीक्षण होना है, जिसमें से यह जो है प्रमुख परीक्षण में से एक है। देखिए गगनयान भारत की महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन है जिसके तहत जो है 3 सदस्यीय दल, इसमें जो प्रमुख जो है वो है हमारा शुभांशु शुक्ला। आपको पता होगा शुभांशु शुक्ला जो है हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जो है गए थे और उनका यह जाना जो है भारत के लिए जो है सार्थक सिद्ध होगा। ठीक, तो इसलिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो 3 सदस्यीय दलों को जो है लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा और फिर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसरो का। तो इसरो की स्थापना जो है 1969 में होता है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वी नारायणन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और विस्तार को कब तक मंजूरी दे दी गई है? तो देखिए इसका मंजूरी जो है भारत सरकार के द्वारा 31 मार्च 2030 तक के लिए दे दी गई है और इस योजना का जो वर्तमान में वित्तीय आवंटन है 7,332 करोड़ रुपए है। इस योजना का उद्देश्य जो है 50 लाख नए लाभार्थियों से 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करना है। आत्मनिर्भर भारत के तहत केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स को सूक्ष्म ऋण प्रदान करती है। तो देखिए सूक्ष्म ऋण प्रदान करती है, ये 3 चरणों में प्रदान करती है। कौन कौन सा 3 चरण है? तो सर्वप्रथम जो है 10,000 रुपए जो है प्रदान किया जाता है बिना गारंटी के। जब आप इस 10,000 को पूरा कर देंगे, ठीक है, पे कर देंगे, तो आपको जो है दूसरा किस्त के तौर पे 20,000 रुपए प्रदान किया जाएगा और फिर इसे भी आप पूर्ण कर देंगे तो आपको जो है 50,000 रुपए जो है प्रदान किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में सरकार के द्वारा इसे संशोधित करते हुए 10,000 को जो है 15,000 रुपए कर दिया गया है, 20,000 को 25,000 रुपए कर दिया गया है और 50,000 रुपया जो है स्थिर है। ठीक है, तो ये नवीन प्रावधान है जिसके तहत जो है पहली बार यदि कोई लोन लेता है तो सिर्फ 15,000 रुपए, दूसरी बार जब लेता है तो 25,000 और तीसरी बार जब लेता है तो 50,000 रुपए प्रदान किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025 के अनुसार कौन सा शहर भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है? तो देखिए भारत में सबसे सुरक्षित शहर जो कि महिलाओं के लिए है वो है कोहिमा। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरे नंबर पे जो आता है वो विशाखापट्टनम है, तीसरे नंबर पे भुवनेश्वर, फिर आइजॉल, गंगटोक, ईटानगर, मुंबई। तो ये प्रमुख सेफ सिटी है महिलाओं की दृष्टि से। और वही सबसे कम सेफ सिटी की बात करते हैं तो इसमें जो है पटना जो है शीर्ष स्थान पर है। अर्थात पटना वह शहर है जहाँ पे महिला जो है सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसके दूसरे नंबर पे निचले स्तर पे जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और कराची। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।